अब हमारे इस आगे के कार्यक्रम में हमारे बीच सम्मिलित हैं या मौजूद हैं हमारी डॉक्टर संगीता घोष मैडम। मैम, स्वागत है आपका। विभागाध्यक्ष, संगीत विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। डॉक्टर संगीता घोष जी का जन्म तथा प्रारंभिक शिक्षा फैजाबाद में हुई है। बीए एवं बीएड की शिक्षा इन्होंने अवध विश्वविद्यालय से ली है। एमए संगीत गायन इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया है तथा पीएचडी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने प्राप्त की है। नेट उत्तीर्ण है और यूजीसी द्वारा प्रदत्त मेजर प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट फेलो के रूप में आपका कार्य का अनुभव रहा है। प्रायोगिक संगीत के साथ संगीत शास्त्र के अध्ययन अध्यापन में आपकी रुचि है। राष्ट्रीय संगोष्ठियों में शोध पत्र प्रस्तुति एवं सम्मिलित प्रतिभागिता आपकी हमेशा रही है। डॉक्टर संगीता घोष मैम ने अब तक 38 एमफिल के शोध प्रबंधों का सफल निर्देशन किया है तथा लगभग 20 शोध प्रबंधों का लेखन एवं वाचन किया है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सहित अन्य कई विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक और प्रशासनिक समितियों की सदस्य के रूप में आप अपने उत्तरदायित्वों का बखूबी निर्वहन कर रही हैं। 2014 से अनवरत संगीत विषय के विकास हेतु मंच कला विभाग में राष्ट्रीय संगोष्ठियों एवं सांगीतिक कार्यशालाओं की आप संयोजिका का कार्य कर चुकी हैं। मैम, आपका स्वागत है। लालता सिंह राजकीय उच्च महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संगीत विभाग की ओर से ये जो आयोजित है कार्यक्रम, उसमें प्राचार्य महोदया डॉक्टर सुधा पांडे जी, निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा, आयोजन समिति के सभी सदस्य और इसके अतिरिक्त जिन्होंने भी यहाँ पे जो मेरे गुरु रही हैं, प्रोफेसर स्वतंत्र बाला शर्मा मैम और प्रोफेसर प्रेम कुमार मलिक जी, डॉक्टर रामशंकर जी, हम लोग सब साथ में ही हैं, साथ के लोग हैं। और हमारी आदरणीय उषा दी, बहुत प्रिय दीदी उषा दी और जोईता बोस। इसके अतिरिक्त मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, जितने भी विद्वज्जन इसमें जुड़े हैं और जितने भी इसमें विद्यार्थी जुड़े हैं, प्रतिभागी जुड़े हैं, मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और मुझे यहाँ जो कुछ कहने का अवसर दिया है सुमिता को, मैं अपने हृदय से धन्यवाद देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। सभी को प्रणाम करते हुए मैं सारी बातें तो लगभग मुझे लगता है कि हो चुकी हैं। तो बातें तो काफी कुछ यहाँ पे हो चुकी हैं, परंतु उषा मैम से मैं काफी हद तक सहमत हो पा रही थी कि जिन बिंदुओं को उन्होंने छुआ है, मेरे भी विचार से वो बिंदु आज के जो परिवेश है उसमें संगीत शिक्षण कार्य को जो बचाने की स्थिति आ रही है इस माध्यम से, उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम लोग इस संगीत को लेकर कहीं ऐसी अवस्था ना पैदा हो जाए कि हम लोग इस संगीत को बचाने के लिए फिर जद्दोजहद करने की स्थिति आ जाए। क्योंकि ये विषय जो है वो हमेशा कहा गया है ईश्वर से प्रदत्त विषय है। जैसा कि मैंने एक जगह चर्चा में भी कहा कि संगीत सबके लिए नहीं है, सब सुनते सब हैं, लेकिन इसको करने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो विशेष रूप से कुछ अलग उसमें प्रतिभाएं होती हैं, ईश्वर प्रदत्त चीजें होती हैं। ये सारी जो टेक्निक है, क्योंकि ये क्रांति है एक तरह से, हम जिस इस कोरोना काल में अपने को पा रहे हैं, इस महामारी के बीच, इसमें ये एक विकल्प के रूप में, एक अवसर के रूप में इसका प्रयोग हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति, मनुष्य को जीने की जितनी शक्ति मिल सके, कोई भी अवसाद में ना जाए, कोई भी मानसिक रूप से परेशान ना हो, किसी को भी मानसिक परेशानी ना हो, तनाव में ना हो व्यक्ति, और सबका जो जीने का जो एक सहज तरीका है वो बना रहे, और उसमें संगीत सबसे बड़ा माध्यम है। बात आती है संगीत शिक्षण जो विषय है आपका, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो ये स्थिति, ये जो चैलेंज आए हैं, इसको हम किस रूप से देखते हैं। कंप्यूटर का युग ये रहा है और कंप्यूटर के माध्यम से ही, नेट के माध्यम से ही जो हमारी चीजें आज विकसित रूप से दिख रही हैं, इसमें पूर्व से ही ये प्रयास किया गया है, वैज्ञानिक उपकरणों का जो प्रयोग किया गया है
उसको मैं देखती हूँ सकारात्मक रूप से कि वो संगीत के प्रचार प्रसार के लिए अत्यधिक रूप से इसका प्रयोग किया गया है कि संगीत किस रूप से वो सीमित ना रहे, वो समावेशी रूप से समावेशित तरीके पूरे समाज को वो किस तरह से अपने साथ वो संगीत जोड़ पाए। इस रूप में जब देखते हैं तो वो संचार की बात आती है और आज सोशल मीडिया पे हम लोग इस तरह की शिक्षा को देने की बात कर रहे हैं। और ई लर्निंग की बात जहां तक आती है वो भी यूजीसी ने बहुत पहले ही उसको शुरू किया था ई लर्निंग के माध्यम से। जैसे मैंने कहा कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में इसको देखा जाए, क्योंकि भूत में किसी को नहीं पता था कि इस तरह की स्थिति हम लोग के सामने उपस्थित होगी। 20वीं शताब्दी में ही जब संगीत शिक्षण और मंच प्रदर्शन की बात आती तो माइक्रोफोन है या ध्वनि यंत्र के जितने भी आविष्कार हुए और उसको सुरुचि ढंग से 20 की संख्या से जा करके 15-20 जो महफिलें जो घरों में होती थी या किसी तरह से व्यवस्था की जाती थी, उसको सुदूर कैसे पहुंचाया जाए, उसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में कैसे लोग उसको सुन पाए, सुन सकें, उसका आस्वाद ले सकें, इन बातों को रखते हुए इन सारी चीजों का, इन सारे उपकरणों का आविष्कार किया गया था और उसमें एक सकारात्मक सोच की स्थिति आई थी। तो जैसे कि स्वतंत्र मैम ने भी बताया कि सारी चीजें जो हमारी ज्ञान दर्शन की बातें हैं या मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से जो चीजें शुरू की गई थी, यूजीसी ने जैसे देशव्यापी कक्षाएं शुरू की थी, ऑडियो विजुअल रिसर्च सेंटर शुरू हुए या एजुकेशनल मीडिया रिसर्च सेंटर शुरू हुए भारत में, इस तरह की जो चीजें थी वो शिक्षा में किसी ना किसी रूप से शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करने के लिए ये सब सारी चीजें शुरू की थी। मेरा कहना है ये सारी जो सकारात्मक दृष्टि हम रखना निश्चित चाहेंगे, क्योंकि इससे ऐसा नहीं कि सारी चीजें इसमें नकारात्मक ही हैं। सकारात्मक तरीके से भी ई लर्निंग के माध्यम से पाठ्यक्रम को पूरा करने का प्रयास हमारे यहाँ दूरस्थ शिक्षा में भी डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग के रूप में कह दी गई है। हम लोग जहाँ पढ़ाते हैं, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की बात जब आती है तो उसमें ये कहा जाता है कि टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस क्या है। तो अब आजकल ये भी आता है कि इसमें सब चीजें पहले जोड़ी गई कि आप पीपीटी के माध्यम से पढ़ाने की, जब हम लोग रिफ्रेशर करते हैं या हम लोग ओरिएंटेशन करने जाते हैं या कुछ इस तरह से एकेडमिक हम लोग शिक्षण प्रशिक्षण के कार्यक्रम में जाते हैं, तो ये बातें निकल के आती हैं कि अन्य विषयों के साथ हमें भी उसमें अपने को मजबूत करने की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप इस विषय को भी कैसे आप पीपीटी के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, कैसे आप ई लर्निंग के माध्यम से या इसमें आप कितने प्रकार से आप इसमें सीखने की प्रक्रिया को ला सकते हैं या सिखाने की प्रक्रिया को ला सकते हैं, इन संदर्भों में हम लोग बात करते हैं। तो ये एक तरह से प्रशिक्षण की स्थिति आती है निश्चित रूप से, परंतु फिर भी मैं कह रही हूँ जैसे उषा जी ने कहा कि ये विषय जो है ये गुरु शिष्य परंपरा से शुरू होकर, घरानों से शुरू होकर के फिर संस्थानों में इसके विकास के स्वरूप में इसको देखा गया। क्योंकि पहले भी कह रही हूँ कि गुरु शिष्य परंपरा मतलब सीमित, घराना मतलब सीमित, परंतु जब संस्थानों में इसको सोचा गया, इसके प्रगति के लिए सोचा गया कि संगीत ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार से पूरे समाज में उसको सुना जाए, और शास्त्रीय संगीत को, संगीत सब तरह के संगीत की बात आती है, परंतु जब हम संगीत शिक्षण की बात कर रहे हैं तो संगीत शिक्षण में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सुगम संगीत की बात नहीं आती है, वहां पे शास्त्रीय संगीत की बात कही जाती है। तो हमें, जब हम लोग यहाँ बैठे हैं तो हम लोग को ये सोचने की स्थिति पैदा हो जाती है कि संगीत शिक्षण की प्रणाली विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में किन स्थितियों में हमें करने की चुनौती मिली है और हम उसमें कहाँ तक अपने को प्रेजेंट कर सकते हैं और कहाँ तक हम बहुत अच्छे तरह से सकारात्मक तरीके से उसको हम देखने का प्रयास कर सकते हैं, और जिसका लाभ मुझे स्वयं ना मिले या हम सबको स्वयं ना मिले, उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ विद्यार्थियों को किस रूप में दी जाए, इसकी चर्चा निश्चित रूप से होनी चाहिए। ये बहुत जो स्थिति परिस्थितियां चल रही हैं आज की, वो मुझे लगता है कि ये 5 महीने जो जिस तरह की स्थिति पैदा हुई उसमें हम लोगों ने जो टीचिंग की, उषा दी जैसे कह रही थी, उसमें आप क्लिपिंग्स दे सकते हैं, नो डाउट। क्लिपिंग्स के द्वारा हम बहुत सी चीजों को बच्चों को हम लोगों ने भेजा भी, सबने किया ये काम। और जैसे रामशंकर जी कह रहे थे यूट्यूब के माध्यम से, मेरा ये सोचना है ये जो सारी चीजें हैं इसके लिए हम सबको खुद तैयार होने की आवश्यकता है। रियाज की प्रक्रिया वो कह रहे हैं, रियाज
सभी कर रहे हैं, लेकिन बच्चे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब हम क्लासरूम में होते हैं तब तो उनको कई बार सिखाने के बाद भी सुनने की जब स्थिति आती है तब ऐसा महसूस होता है कि क्या उन्हें आ रहा है, या अलग से सुनने की जब प्रवृत्ति आती है, जैसे कि कहा गया कि उसमें रामशंकर जी कह रहे थे कि कई तरह के विद्यार्थी आते हैं और विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की चुनौती हो जाती है कि शिक्षक के लिए बहुत बड़ी, क्योंकि हमारे पास एक दो ऐसे बच्चे आते हैं जो सच में प्रतिभाशाली होते हैं, बाकी मुझे लगता है कि 60% ऐसे बच्चे आते हैं जो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है कि इनको किस माध्यम से चीजों को बताया जाए। तो जैसा कि कहा गया कि सीना ब सीना वाली तालीम कही गई थी पहले, आज भी इसको मानने की जरूरत है कि गुरु, क्योंकि ये ध्वनि का माध्यम है, नादात्मक शक्ति की बात हम लोग करते हैं। हम लोग यहाँ पे इस ध्वनि की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे गाने की स्थिति आ रही, उषा जी ने कहा कि कई प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें कई चीजें चली जा रही हैं, फिर से नेटवर्क आ रहा है, फिर सुन रहे हैं, तो ये अव्यवस्थित रूप से एक चीजों को हम लोग सुनने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे पास वो यंत्र नहीं है जिसको हम अच्छी तरह से समाहित करके तब हम किसी कार्यक्रम को करने का प्रयास करते हैं। तो हमें लगता है कि इसमें अभी बहुत काम करने की जरूरत है। निश्चित रूप से हम ज्यादा से ज्यादा कैसे पहुंचा पाए इस विषय पर तो सोचा जा रहा है और चीजें जा भी रही हैं, लेकिन वो कितनी शुद्धता के साथ जा रही हैं इस पे विचार करने की नितांत आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं भी जब क्लासरूम में जाती थी तो मोबाइल, बिल्कुल मेरा एक अपना सिद्धांत था कि बच्चे मोबाइल लेकर के क्लास में प्रवेश ना करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग की जो प्रक्रिया आज हमें देनी पड़ रही है, और जैसा कि रामशंकर जी कह रहे थे अभ्यास है, क्योंकि क्लासरूम में क्या होता है, आप कभी कभी उनको गाते गाते बहुत सी चीजों को बताने का प्रयास करते हैं तो क्रम टूटता है, वहां पे चीजें बताई जाती हैं लगातार, क्योंकि बच्चे सीखने आते हैं। और जैसा उन्होंने कहा, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि प्राथमिक स्तर पे, जब प्राइमरी लेवल पे और माध्यमिक लेवल पे जब संगीत की शिक्षा नहीं दी जाती है तो उसको समझना हायर लेवल पे आकर उन बच्चों के लिए बहुत ही कठिन होता है। ऐसा हम लोग अनुभव करते हैं, मुझे लगता है कि ये सारे लोग अनुभव करते हैं। और ये मैं तो चलिए यूनिवर्सिटी में हूँ, या बहुत लोग बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में है, या जो लोग बहुत अच्छे कॉलेज में है उनकी बात अलग है, परंतु ऐसे भी कॉलेज हमारे अनुभव में आते हैं जहाँ पे शिक्षक को इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उन कस्बों के बच्चों को, गाँव के बच्चों को संगीत विषय तो लेते हैं, परंतु उन्हें स्वर का अभ्यास, स्वर है क्या, ये उनको पता ही नहीं होता है। तो आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उन्हें स्वर के आंदोलन आएंगे, कि उसमें गमक पैदा होगा, कि कंपन पैदा हो जाएगा, या वो काकू का प्रयोग कर लेंगे, वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट निकल जाएंगे। तो ये एक तरह की एक चुनौती आ जाती है। निश्चित रूप से यूजीसी ने इसमें बहुत काम किया है, और यूजीसी के ही उस पर हम लोग फोकस रहते हैं कि वो कौन सा आदेश दे रहे हैं और कौन से आदेश को हम अनुपालन करते हुए उसको हम विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि दूरस्थ शिक्षा की जो विधि थी, जैसा मैम ने भी कहा, मुझे लगता है ये कुछ उसके आसपास की चीज है अभी जो चल रहा है, जिसमें आप स्वतंत्र अध्ययन करते हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, स्वतंत्र अध्ययन कर रहे हैं, वो किस रूप में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये हम देख नहीं पा रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, मुझे इस बात पे एक बात और कहना है कि ये जितने भी उपक्रम हम लोग कर रहे हैं, या जितने भी चीजें हम लोग इस तरह से इस माध्यम से कर रहे हैं, उसमें एक शब्द आ रहा है, जैसे आज भी हम लोग बैठे हैं गूगल मीट पर, जूम मीट पर, या आप कह लें वीवेक्स पे, इस तरह से कितने ऐसे ये जो वैज्ञानिक तरीके हैं उसमें हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। तो इस मीटिंग में मुझे लगता है कि आप स्वर की बात को कितने सूक्ष्म तरीके से आप बता पाएंगे। मीटिंग बहुत अच्छी हो सकती है, शोध का कार्य यदि आपको करना है, जो लोग हमें नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, जिनको अपनी व्यस्तता के कारण जो हमें समय नहीं दे पाते थे, आज शायद इस अवस्था में वो लॉकडाउन की स्थिति में घरों में है, और हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ने की स्थिति में है, नहीं तो वही जैसे बात उठ रही कि अवसाद की स्थिति होगी, और एक दूसरे से संपर्क में बहुत सी चीजों को सुनने का अवसर भी मिल रहा है। सच में रामशंकर जी ने कहा कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं, मैं बहुत कई बातें अच्छी लगी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल दिखते ही नहीं थे, तो वो भी दिख रहे हैं, उनको भी सुनने का मिल रहा है। और कभी कभी झोपड़ियों में भी बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो सामने नहीं आते इस यंत्र में,
ऐसा भी होता है, क्योंकि वो समाज में उनको लगता है कि बहुत सी चीजें हैं जो हम कम जानते हैं, शायद बहुत लोग बहुत जानते हैं, वो एकेडमिक नहीं होते हैं बहुत, लेकिन उनका अनुभव बहुत ज्यादा होता है, उनको कोई बुलाता नहीं है। इन परिस्थितियों में जब उनको देखा जा रहा है कि नहीं, इनको बुलाया जाए, इनके पास तो अपार भंडार है ज्ञान का, इनको सुनने की जरूरत है, तो ऐसी परिस्थिति में शायद ये जो इंटरनेट की व्यवस्था है, ये शायद मुझे लगता है कि ज्यादा सहयोगी और सकारात्मक रूप से क्रियान्वित है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं भी देख रही हूँ, मैं भी इस मोबाइल में या नेट पे या कंप्यूटर पे मैं ज्यादा नहीं बैठती थी, क्योंकि समय ही नहीं मिलता था। परंतु जैसे नाट्य शास्त्र अनुसंधान केंद्र करा रहा भोपाल कोई कार्यक्रम, या इस तरह से जो आप यदि पढ़ने में रुचि रखते हैं, मैं तो शिक्षक हूँ या हम लोग सब शिक्षक हैं, हम लोग की रुचि डेवलप हो चुकी है, परंतु हम जब बच्चों की सोचते हैं तब मुझे लगता है कि इनको जो बेसिक देना है, उनको दिशा देने का काम हमारा है, शायद मुझे ऐसा लगता है। तो दिशा देने के काम में यदि हम कहीं चूक कर रहे हैं और उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अपने पे ध्यान दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये शायद इतना सकारात्मक ये नहीं हो पाएगा। और हमें तो पुनः ये ईश्वर से सबकी इच्छा है कि ये कोविड-19 जल्दी से जल्द खत्म हो और हम अपनी पुरानी व्यवस्था में लौटें, नई व्यवस्था के साथ। लेकिन पुरानी व्यवस्था हमेशा छोड़ने की स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है जो रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया थी, वो रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया से बच्चे सीखें, ये बहुत ही मुश्किल कार्य है। क्योंकि ये कहा जाता था कि आप, जो बड़े गुणीजन कहते थे, आप हमसे तो सीखिए, परंतु आप रिकॉर्ड में अच्छे गुरुओं को सुने। आज बच्चा किसको सुन रहा है, किसको नहीं सुन रहा है, और वो उसमें अपने को ये समझा नहीं पा रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मुझे लगता है कि ये दृष्टि जो अभी जो 4-5 महीनों में जो नवीन बच्चे हैं, वो इस नित नवीन प्रयोग में, जैसा कि उषा दी ने कहा कि बच्चे या जो भी लोग हैं वो अपने को ज्यादा से ज्यादा फ्लोरिश करने के चक्कर में फेसबुक पेज के माध्यम से, या उनके स्वर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, वो अपने इंस्ट्रूमेंट भी लेके बैठे, वो मिला है कि नहीं मिला है, अभी सीखने की स्थिति पैदा है। या नृत्य की बात आती है, उनका अभिनय पक्ष कितना है, वो नाट्य है कि नृत्य सच में है, ये जो देखने की स्थिति आती है, वो ज्यादा से ज्यादा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी सुन रही हूँ और उसमें जो कमेंट्स आते हैं वो भी मैं देखती हूँ कि बच्चे का स्वर भी नहीं लगा, लेकिन उसमें वाहक की स्थिति आ जाती है। तो इस तरह की परिस्थितियां जब आती हैं, तो बच्चा देख रहा है मुझे ज्यादा से ज्यादा कितना कमेंट्स मिल रहा है, मैं एक राग का छोटा ख्याल गा दे रहा हूँ, उसमें आलाप भी ताल में आ रहा है कि नहीं ताल में आ रहा है नहीं पता, लेकिन लोग सुन रहे हैं, ये उसको कहीं ना कहीं प्रेरणा दे रहा गाने की। लेकिन क्या हम ये सही दिशा में जा रहे हैं, ये सोचने का विषय है। क्योंकि सही तो तभी है जब वो सच में, क्योंकि संगीत साधना जो है वो व्यक्तिगत होकर फिर समाज को देने की प्रक्रिया में आता है। पहले आप व्यक्तिगत कितना अपने को साध रहे हैं, साधना और साध्य में बहुत अंतर है। जहां तक मुझे लगता है कि ये सारी चीजें टेक्निकल, क्योंकि टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस, जैसे मैंने कहा, हमें पीपीटी से भी पढ़ाना है, लेकिन क्या पीपीटी से पढ़ाना और ऐसे गुरुमुख से पढ़ाना सामने, क्योंकि सामने जब हम कोई बात करते हैं, वहां पे हमारे साथ जैसे तबला संगतकार भी बैठे हैं, या हमने तानपुरा मिलाया है, हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक तान पर भी कितने लोग हैं जो सही मिलाने की स्थिति में, बच्चों की बात मैं कर रही हूँ, वो कौन बताएगा उन्हें। मैनुअल तानपुरे की बात जब आती है तब तो ये सारी चीजें आती है, क्योंकि साउंड सुनने की बात हम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं नादात्मक ध्वनि है, आप स्वर सुनिए, आप ये कैसे कोमल ऋषभ लग रहा है, इसको सुनने का प्रयास करें, आप कैसे। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा जो टेक्निकल प्रॉब्लम है इसमें, वो उसमें हमें निश्चित रूप से हो सकता है कि आगे चल करके कुछ इसमें यंत्र के माध्यम से या जो भी हो, हम लोग भी उसमें सफल हो और बच्चों को दे पाए, ये स्थिति ही ना रहे, ये रहे साथ में। क्योंकि चर्चा इसमें निश्चित रूप से, जैसे सभी जान रहे हैं कि चर्चा या हम लोग बैठ करके बातें कर रहे हैं, उससे जो बच्चों को मिल रहा है, जैसे एक नीता माथुर जी कराती है कार्यक्रम में देखती हूँ, संवाद होता है, 1 घंटे का संवाद है, उसमें ऐसे लोगों को वो लेकर के आती है चुन करके, जहाँ पे लगता है कि बच्चों को सुनना है सिर्फ, और जो सुनने वाले बच्चे हैं वो निश्चित रूप से, जैसे हम लोग उनको प्रोवाइड कराते हैं कि आप सुने इसको, क्योंकि आप करेंगे क्या, क्योंकि सारे दिन आप मोबाइल में रहते थे, परंतु हो सकता है ये सकारात्मक चीजें जो उनके पास हम लोग के माध्यम से पहुंच रही है, हम लोग के पास सूचना आ रही है, और सूचना को हम लोग इसी माध्यम से, ये जो हमारे पास ये यंत्र है, ये इसके माध्यम से हम व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से उनको उपलब्ध करा रहे हैं, और वो कुछ अच्छी चीजों को सुनने का प्रयास करें,
जिससे उनके अंदर ये विकसित हो कि हमें करना क्या है, आगे जीवन में चलना कैसे है। वो उनके जो प्रेरणादायक जो उनके पल हैं, जो उनके अनुभव हैं, उसको कैसे वो उसको ले पाए और उसके द्वारा वो अपने अंदर उसको विकसित कर पाए सकारात्मक रूप से। क्योंकि हमेशा ही बच्चा चलना अपने से नहीं सीखता, ये सबको पता है। चलना जब सीखता है तो गिरता रहता है, उसको कहीं ना कहीं एक आश्रय की जरूरत होती है, उसको एक सहारे की जरूरत होती है। तो मुझे लगता है ये सहारा हम लोग दे तो रहे हैं, परंतु ये नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया आदान प्रदान की निश्चित रूप से है। प्रदान तो कर रहे हैं, आदान भी कर रहे हैं, परंतु वो कर क्या रहे हैं विद्यार्थी, ये चैलेंजिंग है अभी मुझे लगता है। ये दूसरी बात मैं कह रही हूँ, जो संगीत शिक्षा की बात है, शिक्षा प्रणाली की बात है, हमारी जो संगीत शिक्षा की प्रणाली है, जैसे मंच प्रदर्शन की बात भी आ रही है, उसमें सब्जेक्ट आया है। मंच प्रदर्शन अब इसी में हो रहा है, क्योंकि ये कह दिया गया है कि सामूहिक रूप से इकट्ठे नहीं होंगे लोग, और उसमें माइक्रोफोन की स्थिति भी नहीं आ रही है, या उसमें आयोजन को भी बहुत अच्छे आयोजक यही माध्यम बन चुका है कि यहाँ पे आयोजन किए जा रहे हैं। और आयोजन ज्यादा से ज्यादा कई दिन तो ऐसा हो जाता है कि एक ही दिन में कई कई प्रोग्राम होते हैं। अब आप किसको देखें और किसको नहीं देखें, सबको देखना लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है, और सबको देखने की इच्छा भी जागृत होती है कि नहीं, इसको भी नहीं छोड़े, इसको भी नहीं छोड़े, ऐसी परिस्थिति भी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि या तो ये जो क्वालिटी वाली बात है, क्योंकि क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा हो चुकी है इसमें, परंतु क्वालिटी कहाँ जा रही है, इस पे हम लोगों को निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए। क्योंकि जैसे मुकेश जी यदि यहाँ होंगे तो मैं उनको नमस्कार करती हूँ। मैं उनकी बहुत से बातों से मैं भी कभी कभी सहमत होती हूँ, बहुत सी बातों से असहमत होती हूँ, क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं और शिक्षक की दृष्टि से बहुत सी चीज़ों को हम लोग अनुभव करते हैं। जैसे मैंने कहा कि कॉलेजों में जब हम लोग जाते हैं तो कभी कभी वहाँ की स्थिति होती है कि संगीत को बचाने के लिए एक हारमोनियम रख दिया जाता है, और हम लोग वहाँ देखते हैं कि शिक्षक भी नहीं होते हैं। और शिक्षक नहीं होते हुए मैंने तो ऐसा प्रयास किया कि मैंने बच्चों को पहले बताया, उसके बाद मैंने उसमें से देखा उनको कितना याद है, फिर उसके बाद मैंने परीक्षा ली। क्योंकि विषय को भी बचाना है, उस बच्चे के पूरे साल को भी बचाना है, उस विद्यालय को, उस महाविद्यालय को भी बचाने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो ये परिस्थितियां भी आती हैं, जैसा कि उषा दी ने कहा कि कई बच्चों के पास एंड्रॉयड सेट नहीं होते, कई बच्चों के पास इंटरनेट कनेक्शन के पैसे नहीं होते। इन सारी परिस्थितियां, ये जो विपरीत परिस्थितियां हैं, ये निश्चित रूप से यहाँ पर भी मुझे लगता है कुछ चीजें जो बिल्कुल सीमित रूप से हो गई हैं, जो समृद्ध हैं, जो इसको कर पा रहे हैं, उनके लिए तो ये ठीक है, परंतु उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। और कि वो जो जो अभी अपने आर्थिक रूप को ही अभी चुनौती के रूप में स्वीकार करें कि मुझे कहाँ से धन प्राप्त हो और मैं कैसे कॉलेज में जा पाऊंगा इस सत्र में या नहीं जा पाऊंगा। ये जो विपरीत परिस्थितियों में उनकी जो स्थिति हो रही है, वो उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये भी सोचने का एक विषय यहाँ से होना चाहिए। आज की स्थिति में हम सब एक जो सर्विस उस क्षेत्र के लोग हैं हम लोग, उसमें मुझे लगता है कि कुछ ऐसी स्थिति आ गई है, कुछ जो हमारी पॉलिसी है कि हम सेल्फ फाइनेंस के तरीके से हम चीजों को टीचरों को रखें, सेल्फ फाइनेंस हमारा एक विषय हो, और सेल्फ फाइनेंस से ही हमें उसको अर्निंग करनी है, सेल्फ फाइनेंस से ही हमको टीचरों को रखने की आवश्यकता है। कहीं कहीं तबले वाले नहीं होते, कहीं विद्यार्थी खराब है अलग बात, कहीं कहीं तो तबले वाले भी नहीं होते हैं, और कहीं कहीं तो ऐसी स्थिति है कि तबला विषय है और संगीत गायन के टीचर हैं, कहीं कहीं संगीत गायन का विषय है और तबले वाले वहाँ टीचर हैं। ये मेरा अपना अनुभव है, मुझे लगता है इस अनुभव से सभी गुजरते हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कॉलेज को भी देखना है, वो भी हमारे इस पारिवारिक जो यूनिवर्सिटी है, एक तरह से संस्था है, उसके सदस्य होते हैं, उनके दुख के साथ भी हम लोग शामिल होते हैं और हम लोग अनुभव करते हैं इस चीज को। आज की डेट में जो ये गेस्ट टीचर की परंपरा चली या सेल्फ फाइनेंस में कोर फैकल्टी की स्थिति आ रही है, जून तक तो सबकी आर्थिक स्थिति ठीक थी, परंतु प्रवेश ना होने की स्थिति में आज मुझे लगता है कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से प्रभावित है। और कभी कभी कष्ट होता है कि हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, वो भी बजा दे रहे हैं, जब बुला रहे हैं हम लोग के साथ, वो कभी क्लिपिंग बनानी है तो बैठ रहे हैं, ठीक है, हम लोग सक्षम है, उनका जो सहयोग कर सकते हैं वो करते हैं,
परंतु ये कितने दिन चलेगा, यदि ऐसे माध्यम, तो उनके लिए भी सोचने का इस प्लेटफॉर्म से हम लोग को सबको सोचने की जरूरत है। क्योंकि एक चीज जो मुझे लगती है कि जो शिक्षा का, जो संगीत सिखाने का जो एक जो ढंग है, ये बातें तो जो मैंने रखी वो अलग थी। अब मैं कुछ दूसरी बात कर रही हूँ कि जो संगीत सिखाने का ढंग अन्य विषयों से अलग है, उसका एक रीजन ये है, अन्य विषयों में भी समीपता होती है विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच में, एक दूरी नहीं होती, एक रिश्ता एक तैयार होता है उनके ध्वनि से, उनके संवाद से, उनके शिक्षण प्रणाली से, उनकी शिक्षण पद्धति से, वो किस तरह से पढ़ाते हैं, किस भाषा से वो बच्चों को इम्प्रेस करते हैं। जैसे हमारी सांगीतिक शक्ति जो होती है, हम स्वर के माध्यम से उनको बिठाने का प्रयास करते हैं, उनका चित्त एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से अन्य विषयों में भी होता है। तो एक जो समीपता का अभाव है वो इसमें दिख रहा है। और उसके साथ साथ अभ्यास की जो प्रवृत्ति है, जैसे हम लोग तो कर रहे हैं, ठीक है, बच्चे क्या गलत करें सही करें ये हम लोग देखने में असमर्थ है। उसके बाद जो उसका जो आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा, क्योंकि जब हम लोग मुलाकात करेंगे विद्यार्थियों के साथ, उस समय पता नहीं विद्यार्थियों को जितना कुछ सिखाया गया था उसमें से वो कितना ग्रहण कर सके हैं, अन्यथा नहीं कर सके हैं, ये भी एक देखने की स्थिति पैदा होगी। तो मुझे लगता है कि जो पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की जो स्थिति है उसमें भी कहीं ना कहीं सकारात्मक तरीके से हर व्यक्ति इसमें लगा हुआ है और प्रयास कर रहा है, परंतु फिर भी मुझे लग रहा है कि कुछ इस पे और करने की आवश्यकता है, क्योंकि दूरस्थ शिक्षा वाली स्थिति ना हो जाए कि हम दूर बैठ करके ही अपनी स्थिति को देते रहें, और वो क्या ग्रहण कर रहे हैं और किन परिस्थितियों में ग्रहण कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उनके पास वो सारी चीजें उपलब्ध हैं कि नहीं। जैसे बात आ रही है ई कंटेंट की या ई लाइब्रेरी की, तो सारी चीजें तो तभी संभव है जब उनके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो इसका मतलब क्या हम शिक्षा को सीमित करने की स्थिति में, शिक्षा निश्चित रूप से ये वैश्वीकरण की स्थिति है कि सुदूर बैठ करके भी व्यक्ति पढ़ सकता है, और जो चीजें नहीं हो पाती थी, कम संख्या में होती थी, उसका कहीं ना कहीं असीमित रूप आया है निकल करके कि अधिक से अधिक संख्या में लोग प्रोग्राम सुने, अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करें। जैसे इसमें भी मैं देख रही हूँ कि संख्या क्या है, मीटिंग है तो बच्चे नहीं उपलब्ध हो पाए हैं, क्योंकि पता नहीं वो उनको भेजा सब कुछ जाता है, लेकिन उनकी इच्छा है कि नहीं इच्छा है। सब लोग देख रहे हैं ऑनलाइन, घर में छोटे बच्चों के भी क्लासेस चल रहे हैं, वो कभी सिर रख ले रहे हैं टेबल पे, कभी थक जा रहे हैं, कभी उनकी आंखें थक जा रही हैं। तो कहीं ऐसी स्थिति ना इससे पैदा होने की स्थिति आ जाए कि आंखों में इतनी प्रॉब्लम, बैठने को लेकर के लगातार बैठ करके, तो ये जो शारीरिक एक जो क्षमता है वो संगीत निश्चित रूप से उसको बढ़ाती है, परंतु क्या इन कंडीशंस में वो बढ़ेगी या घटेगी, ये भी आगे चल करके हम लोग को देखना पड़ेगा। क्योंकि औपचारिक व्यवस्था से जो अलग ये स्वतंत्र चीजें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर के, शायद हम लोगों ने चर्चा इसीलिए यहाँ पे की इन विषयों को लेकर के कि इस पे कुछ और सकारात्मक प्रयास हो और कुछ देने की स्थिति हो, किस प्रकार से हम इसको दे पाएंगे और किस प्रकार से हम विद्यार्थियों के लिए हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है आगे आने वाली पीढ़ी है। और ये जो 5-6 महीने भी उनके लिए हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं उनसे, या इस रूप में हम उनको शिक्षण का कार्य हम उनके लिए कर रहे हैं, तो मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि सब लगभग बोल चुके हैं, मेरे जो अपने विचार थे मैंने यहाँ मैंने अपने को रखा, और कुछ भी जो उसमें छूट गया है हो सकता है, क्योंकि ये चर्चा का विषय है। चर्चा ऐसी चीज है कि कुछ चीजें आती भी रहती हैं, कुछ चीजें जाती भी रहती हैं। तो सोचा तो बहुत कुछ था, परंतु मुझे लगता है कि मैं अपनी बात शायद रख पाई इस मंच से, और मैं विशेष रूप से सुमिता जी का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे उन्होंने इस मंच पे अवसर दिया कुछ बोलने के लिए, कुछ विद्यार्थियों के साथ कहने के लिए, और जो हमारे शिक्षक वृंद हैं, बड़े लोग हैं, विद्वत लोग हैं, उनके सामने भी हमें जो अपनी परेशानियां हैं या जो उससे हम और क्या प्रयास कर रहे हैं वो और कर सकते हैं, इस विषय पे जो हमें बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने एकदम सत्य कहा है कि संगीत ईश्वर द्वारा प्रदत्त वरदान है और यह युग संचार माध्यम मीडिया और इंटरनेट का अवश्य है, परंतु इनके नकारात्मक पहलुओं को भी हमें समझते हुए इसके समाधान के विषय में अब सोचना आवश्यक हो चुका है, क्योंकि आज की इस वैश्विक महामारी के दौरान हम इन्हीं माध्यमों पर निर्भर हैं। अतः हमें बदलते परिवेश को एक सकारात्मक दिशा की ओर ले जाना अत्यंत ही आवश्यक है। मैम, आपके बहुमूल्य ज्ञानवर्धक बातों से हम सभी बहुत लाभान्वित हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।